कभी सोचा है कि एक ऐसे क्राइम को कैसे साबित किया जाता है जिसकी प्लानिंग बंद दरवाजों के पीछे पूरी तरह से छुपके की गई हो? आज हम ना इसी कानूनी पहेली की एक एक परत को खोलने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी साजिश जिसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं है, कोई गवाह नहीं है, सिर्फ कुछ फुसफुसाहटें हैं, कुछ छिपे हुए इरादे। अब ऐसे में कानून न्याय कैसे दिलाएगा? ये वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि देखिए, षड्यंत्र का तो मतलब ही है सीक्रेसी, है ना? ना कोई कॉन्ट्रैक्ट, ना कोई विटनेस। तो फिर कोर्ट ये कैसे तय करेगा कि हुआ क्या था? भाई यहीं पर कानून का एक बहुत ही मजेदार और पावरफुल टूल काम आता है। तो इस कानूनी ताले को खोलने के लिए एक खास चाबी है। एक ऐसी चाबी जो हमें बताती है कि कैसे अलग अलग बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी साजिश की तस्वीर बनाई जा सकती है, चाहे वो टुकड़े कितने ही दूर दूर क्यों ना हो। और वो चाबी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 8। ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोविजन है जो इन्वेस्टिगेटर्स और प्रोसिक्यूटर्स की मदद करता है साजिश के इस उलझे हुए जाल को सुलझाने में। चलिए देखते हैं कि आखिर काम कैसे करता है। ये जो सेक्शन है ना, ये एक बड़े ही सिंपल लेकिन मजबूत सिद्धांत पट्टिका है। एक सबके लिए और सब एक के लिए। मतलब ये कि जब कुछ लोग एक कॉमन गोल के लिए मिलकर कोई साजिश करते हैं तो किसी एक का किया हुआ काम पूरे ग्रुप का काम माना जाता है। और इन सब की जड़ में होती है एक चीज, कॉमन इंटेंशन या साझा इरादा। कानूनी भाषा में कहें तो इसी को कॉमन इंटेंशन कहते हैं। इसे आप एक ऐसे अदृश्य धागे की तरह समझिए जो सभी साजिश करने वालों को एक साथ बांध देता है, भले ही वो दुनिया के अलग अलग कोनों में हो या एक दूसरे को जानते तक ना हो। ये जो कॉमन गोल है ना, यही उन्हें एक टीम बना देता है। तो ये सेक्शन 8 काम कैसे करता है? इसके 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, प्रोसिक्यूशन को यह दिखाना होगा कि यह मानने का एक जायज कारण है कि कोई साजिश चल रही है, ठीक है। दूसरा, यह साबित करना होगा कि ग्रुप के किसी भी एक मेंबर ने उस कॉमन प्लान को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कहा, कुछ किया या कुछ लिखा। और अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, तीसरा स्टेप। उस एक मेंबर का वो काम अपने आप ही ग्रुप के हर एक मेंबर के खिलाफ सबूत बन जाता है। यही यही इस कानून का निचोड़ है। एक इंसान का काम बाकी सबके लिए एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है। आसान भाषा में कहें तो इसे कोर्ट में उन सभी के खिलाफ सबूत की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यह है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल। मतलब एक की गलती सबकी गलती। ये सब सुनने में, मतलब थ्योरी में तो ठीक लगता है ना, लेकिन असल दुनिया में ये काम कैसे करता है? चलिए एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे दूर दूर तक फैले हुए कामों को एक ही साजिश के धागे में पिरोया जाता है। तो मान लीजिए हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है क, जिस पर देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश रचने का इल्जाम है। लेकिन क अकेला नहीं है। इस साजिश का जाल बहुत बड़ा है। इसमें कई लोग शामिल हैं जो अलग अलग शहरों में, यहां तक कि अलग अलग देशों में बैठकर अपना अपना काम कर रहे हैं। कहानी का एक सिरा हमें ले जाता है यूरोप, जहां खान नाम का एक आदमी इस साजिश के लिए हथियार जुटा रहा है। अब जब यूरोप में हथियार खरीदे जा रहे हैं, ठीक उसी वक्त हजारों मील दूर कोलकाता में ग इस पूरे ऑपरेशन को फंड करने के लिए पैसे जमा कर रहा है। और देखिए, किसी भी साजिश को लोगों की जरूरत तो पड़ती ही है। तो मुंबई में घ का यही काम है, नए लोगों को भर्ती करना, इस नेटवर्क को और बड़ा और मजबूत बनाना। साजिश सिर्फ बंदूक और पैसों से नहीं होती, ये विचारों से भी होती है। तो आगरा में कुछ लेख लिखकर इस बगावत की आग को और हवा दे रहा है, जो साजिश का एक और अहम हिस्सा है। अब जरा इस इंटरनेशनल नेटवर्क को देखिए। जो पैसा कोलकाता में जमा हुआ था, उसे दिल्ली के रास्ते सिंगापुर में बैठे तक पहुंचा रहा है। पैसों का ये फ्लो साजिश को जिंदा रखे हुए है। और फिर एक बहुत बड़ा सबूत हाथ लगता है, का लिखा हुआ एक खत। ये लेटर, ये चिट्ठी मानो सारे डॉट्स को कनेक्ट कर देती है और पूरी साजिश का खाका सामने रख देती है। तो अब सेक्शन 8 के हिसाब से ये जो सारे अलग अलग काम हुए हैं, इनके 2 मकसद हैं। पहला, ये सब मिलकर ये साबित करते हैं कि हां, एक साजिश तो थी। और दूसरा, इनमें से हर एक काम, चाहे वो यूरोप में हथियार खरीदना हो या आगरा में आर्टिकल छापना, हर एक काम को मेन अक्यूज्ड यानी क को उस साजिश का हिस्सा साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब जब हमने ये देख लिया है कि ये कानून काम कैसे करता है, तो चलिए इसके कुछ सबसे पावरफुल और चौंकाने वाले नतीजों पर एक नज़र डालते हैं। ये कानून वाकई में एक बहुत बड़ा जाल फेंकता है। यहीं पर सेक्शन 8 की असली ताकत सामने आती है,
सोचिए, क्या हो अगर कॉ को पता ही ना हो कि यूरोप में कोई हथियार खरीद रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो अगर वो कोलकाता में पैसे जमा करने वाले को जानता तक ना हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे सबसे हैरान करने वाली बात, कॉ को उन कामों के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो उसके साजिश में शामिल होने से पहले या उसके साजिश छोड़ने के बाद हुए हों। मतलब कानून का ये जाल समय और पर्सनल जानकारी से भी बड़ा है। तो ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब कोई कानून इतना ज्यादा पावरफुल हो, तो वो समाज को खतरनाक साजिशों से बचाने की जरूरत और एक इंसान के बेगुनाह होने के अधिकार के बीच वो नाजुक सा बैलेंस कैसे बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम के दिल में है और इस पर सोचना बहुत जरूरी है।